नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। कौशाम्बी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मिली गड़बड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा में पता चला है कि लाखों मतदाताओं के नाम एक ही सूची में बार बार दर्ज हैं। आगरा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल लेदर फुटवेयर कंपोनेंट फेयर मीट एट आगरा के 17वां संस्करण सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर शुरू हो गया। 3 दिवसीय मीट एट आगरा फेयर का शुभारंभ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा किया गया। मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ में लगातार AQI की स्थिति रेड जोन में बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में AQI 350 तक दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए मेरठ प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है। उन्नाव के सोरामऊ थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर ईडी की कार्रवाई लगातार 55 घंटे से जारी है। फर्जी मार्कशीट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की 20 सदस्यीय टीम जांच में जुटी हुई है। सोमवार सुबह शुरू हुई रेड अब तक खत्म नहीं हुई। और आजमगढ़ के तमसा नदी में रिवर रेंजिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख मछलियों के बच्चे छोड़े गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल पर्यावरण संतुलन बनाने के साथ साथ मत्स्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जनपद में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहा है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम, पता, आयु आदि का सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही 18 वर्ष पूरे कर चुके नए मतदाताओं के नाम फॉर्म 6 के जरिए जोड़े जा रहे हैं। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मतदाताओं को इस प्रक्रिया से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य सही मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। उन्होंने राजनीतिक दलों और नागरिकों से अभियान में पूरा सहयोग करने की अपील की है। सत्यापन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सूची का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो प्रारंभ हो गया है 4 नवंबर से, और ये जो इसकी कार्रवाई जो गणना की कार्रवाई है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। आम मतदाता को जो हमारा सुझाव है, सलाह है कि इसको लेकर घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस SIR का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सभी जो अर्ह मतदाता हैं, जिनको मतदाता होना चाहिए, उन सभी के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों और समय समय पर जो पुनरीक्षण में ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किए जाते रहे हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी कई बार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा चुका है। इसके पहले 2003 में हुआ था। जो हमारी प्रक्रिया है वो हम लोग 2003 की जो मतदाता सूची है उसको आज की मतदाता सूची से हम लोग मैप कर रहे हैं, और प्रत्येक BLO प्रत्येक घर पे जा रहा है और वहां पर उनको एक पर्ची दे रहा है, एक गणना पर्ची दे रहा है। और जो पर्ची वो 2 कॉपी में दिए जा रहे हैं BLOs के द्वारा। ये जो पर्ची दिए जा रहे हैं उनको उसको भर के वापस BLO को देना है। आगरा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल लेदर फुटवेयर कंपोनेंट फेयर मीट एट आगरा के 17वां संस्करण सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर शुरू हो गया। 3 दिवसीय मीट एट आगरा फेयर का शुभारंभ औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा किया गया। इस मीट एट आगरा फेयर में देश के चेन्नई, कोलकाता, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, मुंबई और 10 देशों की जूता उद्योग से जुड़ी कंपनियां अपने अपने उत्पादों और नई तकनीकी का प्रदर्शन कर रही हैं। जूता उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए एकल खिड़की अधिनियम लागू करने जा रही है और उसे गंभीरता से उसमें काम कर रही है। भारत में सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसके लिए उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की और यहाँ कर जो उपस्थित पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की समृद्धि को आज पूरी दुनिया देख रही है और देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर हैं। और आगरा में
इतनी बड़ी मीट का ये आयोजन, जहाँ पर देश ही नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे एग्जीबिटर्स, बायर, ये सब लोग आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। इसका 7वां एडिशन का ये आयोजन किया गया है। इसमें 250 करीब स्टैंड लगे हुए हैं। देश विदेश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, या तो वो डायरेक्ट आए हुए हैं या अपने डीलर्स के थ्रू आए हुए हैं। और इसमें करीब हमें 8000 विजिटर्स की आने की उम्मीद है। और इस सीजन में नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस स्टैंड पे, जिससे कि यहाँ पे मध्यम और छोटे उद्योग और बड़े उद्योग और छोटे कुटीर उद्योग वाले भी आके नई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जो नई सीजन आने वाला है उसमें इस्तेमाल करके अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करेंगे। आजमगढ़ मछुआ समुदाय से जुड़े किसानों एवं बिंद एवं केवट समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य योजना अंतर्गत एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा आजमगढ़ के तमसा नदी में रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख मछलियों के बच्चे छोड़े गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल पर्यावरण संतुलन बनाने के साथ साथ मत्स्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह ऋषु, उप निदेशक मत्स्य डॉक्टर राजीव कुमार गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम नारायण तिवारी एवं मछुआ समुदाय एवं व्यवसाय से जुड़े लोग उपस्थित रहे। 2 लाख बच्चे छोड़े गए हैं ये तमसा नदी में। इसका उद्देश्य रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत है, जो भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत है। ये कार्यक्रम जो है NFDB हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित रहता है और इसका उद्देश्य है कि जो हमारी नदियां हैं उनमें बहती जलधाराओं में मछली कम हो रही है, निरंतर घट रही है, तो उसको पूरा करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए भारतीय प्रजाति की मछलियां, भारतीय मेजर कार्प, रोहू, कतला, नैन के ये बड़े बीज जिसको हम अंगुलिका कहते हैं, उनका संचय करके इनको मेंटेन किया जा रहा है, इनकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को। जब से केंद्र में और जब से प्रदेश में जोगी जी महाराज जी की अपनी सरकार बनी है, तब से मत्स्य विभाग को लेके और मछुआरे समाज को लेके बहुत ही जागरूकता और अत्यधिक धन आवंटन किया जा रहा है कि जिससे इस समाज के और मत्स्य विभाग दोनों चीज़ों का प्रोत्साहन मिल सके और बढ़ोतरी हो सके। और उसी का नतीजा आज है कि आज तक इतनी छोटी चीज़ें जो है अपना किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोची थी कि जो पूरे देश भर में आज हर नदी, हर तालाब में जो भी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, सरकार के द्वारा हर जगह मछली छोड़ा जा रहा है। उसी के अंतर्गत एक योजना यहाँ पे भी थी जिसका आज हुआ। ये सरकार की बहुत सराहनीय योजना है और मैं इस योजना का बहुत सराहना करता हूँ, माननीय मंत्री जी का और सरकार का भी। लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। ये बच्चे जो छोड़े गए हैं 2-4 दिनों के बाद इनका शिकार कर लिया जाएगा और मैं विभाग से और माननीय सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, हमारे ही समुदाय क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति इस पर शिकार करता तो उसके ऊपर जुर्माना या पेनाल्टी लगनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को सुरक्षा मिल सके और 2 साल सुरक्षित हो जाएंगे तो कम से कम एक साइज के हो जाएंगे, उसके बाद शिकार किया जाए। ये हमारे समाज के लिए इतना ही कहना सरकार और विभाग से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर में आयोजित 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। शहर के एक होटल में लिटरेचर फेस्टिवल गाजीपुर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन 8 एवं 9 नवंबर को हो रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साहित्यकर्मी, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में इतिहासकार, लोक कला की नामचीन हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के शुभारंभ के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व में सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति भी है। गाजीपुर एक अलिखित शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए भाषा नहीं, मन के तारों को छूना पड़ता है। गाजीपुर मन से मनातीत की यात्रा भी है। आप इसका इतिहास देखिए, साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों ने इसकी मिट्टी में जो पाया उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम है। गाजीपुर अस्तित्व का एक अलौकिक मंच है जिसमें साहित्य के शब्द, नृत्य की गति, गीत संगीत के सुर, काल संगम और क्रांतिकारी विचारों के भाव, ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं।
मथुरा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित ब्रिज रज उत्सव में स्वदेशी सामान की बिक्री से कारीगर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक विकसित और श्रेष्ठ भारत बनाना है, जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और तकनीकी प्रगति पर आधारित होगा। क्रांतिकारियों का भी अभिनंदन करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी का, कि उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो सरदार पटेल साहब की जो सोच थी, उसी के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सोच को आगे बढ़ाते हुए और इस गीत के माध्यम से अब हम सब लोग इकट्ठा हों और 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बने। वंदे मातरम। खादी ग्राम उद्योग की तरफ से आई हूँ और यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्रदर्शनी में पहली बार खादी लगी है, तो जिस तरह से पहली बार खादी को यहाँ पे लगाया गया उस हिसाब से खादी वालों को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो खादी के प्रोडक्ट हैं यहाँ पे बहुत बिके हैं, लोगों ने बहुत पसंद करे हैं। और मैं जैकेट और ब्लेजर बेच रही हूँ खादी ग्राम से, मेरा भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मतलब बहुत, जो कस्टमर एक बार ले गए रिपीट आए हैं, 2 बार 3 बार लेके जा रहे हैं। ये घर घर खादी का एक संदेश है और खादी की बिक्री यहाँ काफी हो रही है। हम देख रहे हैं इस दुकान पर लोग काफी उमड़ रहे हैं और हर तरीके का वस्त्र है, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोग अपने अपने हिसाब से कपड़े ले रहे हैं और ये टिकाऊ वो है। और इससे जो हमारे दस्तकार हैं, हमारे जो हथकरघा से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उनको रोजी रोटी भी मिलती है। जनपद फतेहपुर की सेवा योजन कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में जहां विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस रोजगार मेले के संबंध में जानकारी देते हुए जिला सेवा योजन अधिकारी हर्ष लालवानी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर बेरोजगार युवक को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। और रोजगार मेले में आज लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें लगभग 26 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। प्रदेश शासन के उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जनपद के जो युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिला सेवा योजन कार्यालय फतेहपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 4 प्रतिभागी कंपनियां क्वेस्टकॉर्प, SIS सिक्योरिटी और ब्लिंकिट और प्राइम कनेक्ट सर्विसेज फतेहपुर की है। इन सभी कंपनी के जो HR है उन्होंने प्रतिभाग किया और लगभग 100 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 26 कैंडिडेट्स का फिलहाल तक सिलेक्शन हुआ है विभिन्न कंपनियों द्वारा। हम पहली बार आ रहे हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं जॉब दिलाने में, और हमें जो HR लोगों ने बताया उनकी जॉब भी बहुत अच्छी लगी है। कुछ लोकल की भी जॉब है और कुछ बाहर की भी है, तो हमें कुछ अच्छी लगी है, उनमें हम ज्वाइन करेंगे, देखेंगे। तो जाके रोजगार कार्यालय में मुझको जानकारी हुई कि यहाँ पे SIS सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई वैकेंसी आई हुई है, ताकि मैं आकर के भी अपने आप को जो मैं खाली रहता था तो उसकी वजह से मुझको सिर्फ यहाँ की रोजगार की वजह से मुझको लाभ हो सके। कई लोगों ने लाभ लिया हुआ है और मैं आकर के ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, रोजगार संगम के उससे रजिस्ट्रेशन करवाया। कौशाम्बी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा में पता चला है कि लाखों मतदाताओं के नाम एक ही सूची में बार बार दर्ज है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये खुलासा हुआ है। कौशाम्बी जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए डिजिटल सत्यापन में जिले के 1,64,444 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं, यानी एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 2 या 3 बार दर्ज है। आयोग ने ये जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से कराई, जिसमें समान नाम, पिता का नाम और उम्र का मिलान कर दोहराव की पहचान की गई है। वोटर्स की जो सूची प्राप्त हुई है उसे सभी BLOs को सर्कुलेट किया गया है और सभी BLOs के द्वारा उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन उसकी की जा रही है। उसके बाद रैंडम वेरिफिकेशन करवाने के बाद उस सूची को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि
पूरा कार्य शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा सके। वाराणसी में पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग ने दिल्ली भारत सरकार की तरफ से रोहित कुमार सीनियर कंसल्टेंट वाराणसी में पेंशनरों की सुविधा हेतु डिजिटल कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए दौरा किया। विभिन्न बैंकों में जाकर उन्होंने बताया कि कैसे पेंशनर अपने घर पर बैठे 30 सेकंड के अंदर अपना बेसिक जानकारी मोबाइल के जरिए देकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पूर्व में बैंकों की लाइन और कार्यालय में घंटा लाइन में खड़े होकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाते थे, जिससे एक दिक्कत होती थी और फ्रॉड के चांसेस भी होते थे, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिला। इस बार इसका विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार की जा रही है, जिसमें यूआईडी आधार सारे बैंक मिलकर 2000 सेंटर्स पर यह सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। देखिए, ये डिजिटल कैंपेन भारत सरकार ने शुरू किया पेंशनर्स की समस्याओं को देखते हुए। 2014 से पहले बैंकों में जब पेंशनर आते थे तो कम से कम उनको 2-2, 3-3 तक लाइन में लगना पड़ता था, तब उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होता था। और इस प्रोसेस के दौरान कई बार उनके साथ धोखाधड़ी भी होती थी। पेंशनर नहीं रहे लेकिन बच्चे उनके पेंशन निकाल रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट फिजिकल मोड में सबमिट करके। मोदी सरकार ने यह एक बहुत बड़ा प्रयास जो इनके चल रहे हैं डिजिटलाइजेशन के, उसी की कड़ी में उन्होंने 2014 में इसको लागू किया। और आप देखिए 2014 में जब इसको शुरू किया तो हमारे जो पार्टनर थे इसमें यूआईडी और एनआईसी मैटी, इन तीनों ने मिलके इस ऐप का बनाया इसको, जो कि बहुत सुलभ है। 2014 में जब हमने शुरू किया तो उससे पहले हमारा ये डीएलसी बायोमेट्रिक के जरिए होता था। कन्वीनियंट है, इसमें वंस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो घर बैठे लोग आराम से कर सकते हैं। सुल्तानपुर के लंबुआ तहसील क्षेत्र के गोधवा जोगीपुर गांव में 2 दिवसीय रोजगार मेले का शुभारंभ प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने किया। मेले में देश की नामी कंपनियों ने युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार देने की पहल की। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर निषाद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हम मछली डाल रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने पर ही विपक्ष दल को पिछड़ों और दलितों के हितैषी बनते हैं, जबकि सत्ता में रहते हुए उन्हें ये वर्ग नजर नहीं आते। आज के दिन में लोकतंत्र में एक एजेंसी है संवैधानिक एजेंसी को सुझाव दिया जाता है। अगर गलत है तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, वहाँ से आदेश कराया जाता है, गलत है तो उसको परीक्षण किया जाए। आयोग ने आप देखो कि जो मरे लोग हैं या नौजवान हैं या बाहर के लोग हैं, तो कटना है नौजवान का, वो जुटना है। तीसरा कोई काम और किया नहीं, न कोई तीसरा है। हम मछली डालना है, मछली पकड़ना है, और भी कौन सी मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, तो ये उनके जाल में अब निषाद नहीं आने वाला। अब पहले झुआ भरोट को पौवा पिला कोट लेते थे, पौवा पीना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महोबा जंक्शन पहुंची, जहां लोगों ने भव्यता से स्वागत किया। इस दौरान महोबा स्टेशन को फूल मालाओं और आकर्षक ढंग से सजाया गया। ट्रेन के स्वागत को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं और कलाकारों ने बुंदेली संस्कृति से जुड़े गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसे वंदे भारत ट्रेन से पहुंचने वाले यात्रियों और सैलानियों ने देखा। 2 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि यहाँ के विकास के लिए भी बड़ा योगदान प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन जो वाराणसी से खजुराहो को हरी झंडी देकर रवाना किया, और वो वाया विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा होते हुए महोबा आई और यहाँ से खजुराहो गई। निश्चित तौर से बहुत ही सफर आसान वो वंदे भारत बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले से गुजरी। यहाँ हम लोगों के लिए अपने आप में एक आश्चर्यजनक था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मन में सपना था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से यात्रा करे, आम ग्रामीण व्यक्ति वंदे भारत की यात्रा करे। उस वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन जो अपने विंध्याचल, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराएगी, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस अपने खजुराहो टू लखनऊ जो लोगों की यहाँ की मांग है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी यह मांग भी लोगों की पूरी हो। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, जो हमारी जनता के लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। 4 ट्रेन जो है इनको हरी झंडी दिखाई। मैं मोदी जी का ताहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहूँगा, जो हमारी जनता
जो मतलब कि समय लगता था, आज वो समय कम हो चुका है। बनारस से खजुराहो तक यात्रा कर रहा हूँ और बहुत ही सुंदर अनुभव है मेरा, जो इतनी कंफर्टेबल जो ट्रेन हमें हमारे पीएम मोदी जी ने एक और वंदे भारत की सौगात दी है पूरे देशवासियों को। और अब बनारस से जो खजुराहो जा रहे थे और विंध्याचल जाते थे और चित्रकूट जाते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक यात्रा अब हो गई है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। समाचारों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल रही। शुभारंभ के बाद ट्रेन अस्थायी नंबर 02534 के रूप में 39 मिनट की देरी से लखनऊ से रवाना होकर शाम 4:06 पर सहारनपुर पहुंची। स्टेशन पर रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर ट्रेन का भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व प्रगति की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में सहारनपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों ने सहारनपुर लखनऊ के बीच में एक वंदे भारत चले एक मांग पत्र रखा था। उसको उन्होंने, जब वह लोकसभा के प्रभारी थे, उसी समय में उन्होंने वादा किया था। हम माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, दोनों का समस्त जनपद सहारनपुर वासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो मैं समझता हूँ सहारनपुर के लोगों के लिए अच्छा होगा और हम लोग लगातार कोशिश में लगे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि वो लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक रहे। आप ही के फ्लाईओवर की भी बात कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा, मंत्री जी से आग्रह किया मैंने कि उसके अंदर NOC दे दें तो सहारनपुर के अंदर ये जाम की समस्या से भी निजात मिल जाए। कोशिश करेंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ में लगातार AQI की स्थिति रेड जोन में बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में AQI 350 तक दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए मेरठ प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है। मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने बताया कि नगर निगम की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके बावजूद अब तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मेरठ के गंगानगर में AQI 350 मापा गया, जबकि जय भीम नगर में 268 और पल्लवपुरम में 258 दर्ज किया गया है। मैं इस विषय में बताना चाहूँगा, ये जो सबसे पहले नगर निगम के माध्यम से ये जो इस समय एटमॉस्फेयर में इतना प्रदूषण सबको दिखाई दे रहा है, ये एक सत्यता है इसमें बिल्कुल। तो सबसे पहले जो इस मेरठ महानगर में निर्माण कार्य चल रहे हैं, अभी हमारी पिछले हफ्ते इसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो साइड में डस्ट पड़ी होती है तो 2 बार वहाँ पर टैंकरों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन पर छिड़काव किया जाएगा ताकि वो हवा में ना उड़े। उसके अलावा नगर निगम के माध्यम से 3 बार ये जो हमारा वाटर स्प्रिंकलर है, जो हमारी गाड़ी है, ये 3 बार इसका छिड़काव होगा और पूरे महानगर को इससे कवर करने का योजना नगर निगम ने बनाई है। और इसके अलावा जो हमारे सुपरवाइजर है, उनसे भी इस विषय में कहा गया है कहीं भी डस्ट वो इकट्ठी ना होने दें। अगर डस्ट जहां इकट्ठी होती है तो एयर में पॉल्यूशन बढ़ता है। उन्नाव के सोहरा मऊ थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर ईडी की कार्रवाई लगातार 55 घंटे से जारी है। फर्जी मार्कशीट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की 20 सदस्यीय टीम जांच में जुटी है। सोमवार सुबह शुरू हुई रेड अब तक खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RL श्रीवास्तव से 1 दिन और रात तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जांच के चलते कॉलेज के MBBS छात्रों में भी हलचल बनी हुई है। लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में भगवान चित्रगुप्त पूजा आयोजित की गई। इस अवसर पर मंदिर में आरती पूजन किया गया और साथ ही भंडारे का भी आयोजन हुआ।
पूजा कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। चित्रगुप्त समिति के महासचिव सर्वेश श्रीवास्तव ने कहा कि हर वर्ष की भांति ये विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया है। गोमती दास स्थल ट्रस्ट में भगवान चित्रगुप्त जी का जो मंदिर है उसमें हम लोग सामूहिक रूप से पहले पूजा आरती ये सब कार्यक्रम है। इसके बाद फिर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री चित्रगुप्त महासंघ जो संगठन है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं सारे। हमारे इसका बीड़ा जो उठाया था आज से 6-7-8 साल पहले हमारे लालजी श्रीवास्तव जी हैं, उपाध्यक्ष हैं संगठन के। मैं महासचिव हूँ इसी संगठन का। तो पहले पूजा का कार्यक्रम भगवान का, फिर उसके बाद आरती होगी, उसके बाद फिर मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर चुके हैं, इस सब की चर्चा की जाएगी। यूपी में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा और जमानत राशि में बड़ा इजाफा किया है। अब सभी की निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी हैं, जिसका जल्द ही ऐलान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। वर्ष 2021 के मुकाबले 2026 में व्यय और जमानत धनराशि में बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार नामांकन पत्र से लेकर जमानत राशि को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा भी बढ़ा दी गई है। आइए जान लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या बदलाव किए हैं। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।